हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में भूगोल से संबंधित 100 प्रश्नों की एक व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत किया जाना है। यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है जो बिहार शिक्षक भर्ती, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रवक्ता भूगोल विषय से परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह यूपी, पीजीटी, एनटीए, नेट, ईएमआरएस, केबीएस, नवोदय की परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु कौन सी पाई जाती है? AMW, DFC, ET, WWN। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ET प्रकार की जलवायु। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आइए अब देखते हैं अन्य ये जो तीनों जलवायु हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो ये AMW प्रकार की जलवायु है यह केरल के तट पर पाई जाएगी। AS प्रकार की जो जलवायु है ये तमिलनाडु के तट पर पाई जाएगी, हालांकि यहाँ पे AS नहीं दिया है। और जो DFC प्रकार की जलवायु है यह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पाई जाएगी। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया। आइए, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? अहमदाबाद, भोपाल, कटक और गोरखपुर। तो इन दोनों में दूसरे क्वेश्चन में इन चारों में कौन सा जो है कि नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल किसी भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अब जो अहमदाबाद है तो यह अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और जो कटक है, कटक महानदी के तट पर स्थित है। कटक उड़ीसा में है और इसी जगह यानी कटक में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना? भारत में तांबे की सर्वाधिक संचित राशि बिहार में है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्र पर होता है। भारत में कर्नाटक काजू का एक प्रमुख उत्पादक है। आंध्र प्रदेश भारत में मक्का का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जो पहला है वही सही नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो भारत में तांबे की सर्वाधिक संचित राशि बिहार में नहीं बल्कि यह राजस्थान में है और राजस्थान में खेतड़ी की खान तांबे के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। और कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्रों पर होता है, ये बिल्कुल सही है। भारत में कर्नाटक में काजू अत्यधिक होता है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश भारत में मक्का का प्रमुख उत्पादक है। इन चारों में ये भी सही है। तो यही पहला जो होगा यही इसका जो है कि यह गलत है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाखी मेघालय, लेप्चा सिक्किम, अंगामी मणिपुर, टोडा तमिलनाडु। तो ये देखिए जनजातियां हैं और इधर जो है कि राज्य दिया हुआ है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य से सुमेलित नहीं है। तो देखिए टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है और जो शाखी है ये भी मेघालय में पाई जाती है। लेकिन जो ये अंगामी है यह अंगामी मणिपुर में नहीं पाई जाती बल्कि ये कहाँ पाई जाती है?
अंगामी, तो अंगामी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? त्रिचूर, क्विलोन, नागरकोइल और ओखला। तो ये जो ओखला है यह दिल्ली का एक स्थान है, तो यह कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। बाकी ये सभी जो है कि छोटे स्तर के समुद्री बंदरगाह है, जबकि भारत में बड़े स्तर पर कुल 13 समुद्री बंदरगाह हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया? जोली ने, होम्स ने, डेली ने या कोबर ने? तो देखिए कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया है ना, होम्स ने संवहन तरंग का सिद्धांत दिया, डेली ने फिसलन सिद्धांत दिया था, और बचा जोली। तो यही जो जोली थे, जोली ने ही पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियोधर्मिता सिद्धांत दिया। आइए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? अब देखिए यहाँ पे झारखंड दे दिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को 15वां स्थान प्राप्त है। और यदि आप लोग बिहार प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं 9वां नंबर पे। अफ्रीका के निम्न देशों में से कौन सा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिणी अफ्रीका संघ, जाम्बिया, किनिया, तंजानिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाम्बिया तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक होगा अफ्रीका देशों में। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कौन सा देश करता है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में प्राप्त प्राचीनतम औषधि शैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम औषधि शैलों के जमाव को कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोंडवाना होगा। सबसे पहले भारत की भूगर्भिक संरचना के इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान बना, फिर धारवाड़, फिर उसके बाद कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना बना। चलिए आगे चलते हैं। जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रगामी राज्य था? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो जल विद्युत शक्ति विकास की बात कर रहा है तो इन चारों में देखिए जो पश्चिमी घाट के सिरे पर स्थित है वो कर्नाटक है। चूँकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं बहुत ही छोटी हैं और बहुत ही तीव्रगामी नदियाँ हैं, तो इस कारण यहाँ पर जल विद्युत शक्ति का जो है कि विकास की संभावनाएं भी अधिक है। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए नदी दिया है, देश दिया है। तो एल्ब नदी दक्षिण अफ्रीका, लिम्पोपो फ्रांस, लॉयर जर्मनी, पराना अर्जेंटीना। तो इनका जो है कि आपको सुमेलन करना है। आइए सुमेलन करिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये सही हो गया। अब देखिए जो लिम्पोपो नदी है वो दक्षिणी अफ्रीका में है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो बी का पहला, तो बी का पहला देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। अब चलिए चलते हैं पराना नदी। तो जो पराना नदी है वो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अब डी का चौथा देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सॉरी हाँ दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था। आइए फिर से देखते हैं, इसको पुनः देखते हैं कि इन नदियों का जो है कि मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे? लिम्पोपो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, पराना अर्जेंटीना में, जो एल्ब नदी है वह कहाँ पे है? जर्मनी में है। लॉयर कहाँ है? फ्रांस में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक है तीसरा
बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। और हाँ, जो ये लिम्पोपो नदी है यह दक्षिणी अफ्रीका देश में है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक और नदी अफ्रीकी महाद्वीप में ही है जो कांगो गणराज्य में बहती है, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी भारत में है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अधिवास का प्रकार दिया है और प्रतिनिधि क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए, गुच्छ एवं पूर्वा, सहत बस्ती, अवखंडित बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रकीर्ण बस्ती कहाँ पाई जाएगी। तो जो प्रकीर्ण बस्ती होगी यानी कि जहाँ पर दूर दूर मकान होंगे वह उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी का दूसरा हो जाएगा। तो डी में देखिए दूसरा कहीं दिया हुआ है, ये चौथा ऑप्शन देखिए यहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। या फिर एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। मैंने एक से ही देख करके बता दिया, हमें भी कुछ डाउट लग रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। अब इसमें सहत बस्ती है, तो सहत बस्ती कहाँ पाई जाएगी? ये सहत बस्ती, जो सहत बस्ती होगी वह आपका पाया जाएगा बुंदेलखंड उच्च भूमि में, है ना। तो सहत बस्ती बुंदेलखंड उच्च भूमि में। गुच्छ एवं पूर्वा, तो गुच्छ एवं पूर्वा जो होगा वो गंगा और घाघरा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाएगा। और जो अवखंडित बस्ती है वह कहाँ पाई जाएगी? वह विंध्यन उच्च भूमि में, प्रकीर्ण बस्ती भाबर वाले क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पुनः देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है? ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, रूस है। तो इन चारों में जो सऊदी अरब होगा यही सर्वाधिक संचित होगा पेट्रोलियम की दृष्टि से। भारत में हरित क्रांति उत्पादक बढ़ाने में सफल हुई है तिलहन और दलहन की, गन्ना और आलू की, गेहूं और चावल की, चाय और कहवा की। तो 1960 में हरित क्रांति भारत में आया था और यह गेहूं और चावल के लिए उपयोग की गई थी क्रांति। लेकिन गेहूं की पैदावार सर्वाधिक हुई थी, चावल की पैदावार कम हुई थी। अब हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था, जबकि इसके जनक यानी कि हरित क्रांति के भारत में जो जनक थे वे एम स्वामीनाथन थे। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। टीन, चांदी, अभ्रक, तांबा। तो चांदी कहाँ पर, चांदी का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिको से हो जाएगा। तो बी का पहला देख लीजिए, बी में पहला कहीं है, तो बी में पहला आपका सी वाला दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो टीन है वो कहाँ पाया जाएगा? तो टीन मलेशिया में पाया जाएगा। और अभ्रक, तो अभ्रक आपका जाम्बिया में पाया जाएगा। और तांबा यहाँ पर भारत के राजस्थान हो गया। चलिए आप आगे चलते हैं। अब यदि यहाँ पर भारत न देकर के जो दक्षिण अमेरिका का देश है चिली जिसको कहते हैं, चिली तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आइए आगे चलते हैं 17 नंबर पर। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? असम, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो इन चारों में जो उपभोग से सर्वाधिक चावल उत्पन्न करेगा वह पंजाब होगा। प्रति हेक्टेयर पंजाब में उत्पादकता सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? अजैविक, जैविक, ऊर्जा, स्थानिक। तो जो जैविक है
अजैविक है, ऊर्जा है, ये तीनों तो इसके घटक हैं लेकिन स्थानीय घटक नहीं है, तो इसी को शामिल नहीं करेंगे। विषुवत-रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है, इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। विषुवत-रेखीय प्रदेशों में जो वन होते हैं बहुत ही सघन होते हैं और वे सूर्य की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन के परिणाम स्वरूप ये बहुत ही अधिक लंबे लंबे हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ऊटी भी तमिलनाडु में है लेकिन यहाँ कर्नाटक दिया है तो यही सुमेलित नहीं है। मानस असम में, सिमलीपाल, और ये जो सिमलीपाल है ये कहाँ है ना? उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ये ऊटी कर्नाटक में न होकर के तमिलनाडु में है। अब आइए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। सही निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय, पोटवार कुमायूं हिमालय, केटू काराकोरम, करेवा कश्मीर घाटी। तो इसमें जो पीर पंजाल है लघु हिमालय में है, केटू काराकोरम में है, करेवा कश्मीर घाटी में। लेकिन जो ये पोटवार है, ये पोटवार का जो है कि एक पठार भी कह सकते हैं, मैदान भी है। तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और यह जो पोटवार का मैदान है या पठार है, यह मुख्य रूप से पवन निर्मित पठार है ना? जैसे चीन में लोयस का पठार हो गया, चीन में लोयस का पठार भी क्या है? पवन निर्मित है। आइए चलते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के प्रणेता कौन थे? विलियम मॉरिस डेविस, कार्ल ओसावर, हंटिंगटन या पैट्रिक गेडिस? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के जो प्रणेता रहे हैं वो कार्ल ओसावर थे। तो इसका राइट आंसर कार्ल ओसावर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान है ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, रूस का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो निकिल के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है? वो है आपके कनाडा का है। निम्न देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? चीन में है, भारत में है, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कायिक घनत्व क्या होता है? तो कायिक घनत्व यानी कि कुल कृषि क्षेत्र में और कुल जनसंख्या के अनुपात से होता है। तो इसका फार्मूला होता है कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटेगा कुल कृषि क्षेत्र। तो इसका जो कायिक घनत्व इन चारों में जो सर्वाधिक होगा वो जापान देश का हो जाएगा, है ना? जापान में चूँकि कृषि जो कि भूमि बहुत कम है लेकिन इसमें कृषि में अधिक से अधिक लोग संलग्न रहते हैं और यहाँ पे सघन रूप से कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। निम्न देशों में सऊदी अरब के बाद दूसरा बृहत्तम पेट्रोलियम निर्यातक देश कौन सा है? नॉर्वे है, संयुक्त अरब अमीरात है, रूस है, वेनेजुएला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के बाद दूसरा बृहत्तम पेट्रोलियम निर्यातक देश, इनमें इन चारों में आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के योगदान नहीं करता? दीर्घ ठंडी रात, हिमाच्छादित सतह, शांत वायु या मेघाच्छादित आकाश। तो इन चारों में जो आपका मेघाच्छादित आकाश है यही ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करेगा। बाकी दीर्घ ठंडी रात हो करेगा, हिमाच्छादित सतह करेगा, शांत वायु करेगा। अब ये ताप व्युत्क्रम क्या होता है? तो समझिए कि वायुमंडल के संस्तर को कुल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे निचला भाग इसे क्षोभ मंडल कहते हैं और यह जीवों से संबंधित मंडल है। इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। इसी मंडल में ही जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु की सघनता भी कम होती जाती है, इसलिए तापमान में भी कमी होती जाती है।
लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होने के बजाय तापमान में वृद्धि होने लगता है। उसी को क्या कहा जाता है, तापमान का व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि निचले सतह पर ठंडी वायु का प्रभाव होना चाहिए और उसके ऊपर गर्म वायु का प्रभाव होना चाहिए, तभी तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर यही मेघाच्छादित आकाश हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्य मित्रों तक इसको शेयर करें, और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएँ होंगी उससे संबंधित सभी MCQ प्रश्न को कराए जाने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 पर, निम्न में से कौन विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है? कैरिबियन सागर, चेसापीक खाड़ी, ग्रैंड बैंक, नोवा स्कोशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कह रहा है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो ग्रैंड बैंक हो जाएगा। तो जो ग्रैंड बैंक है यह संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित यह एक किनारा है, और इसी किनारे के समीप न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा का मिलन होता है। मिलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्लैंकटन का विकास होता है, और प्लैंकटन मछलियों का एक प्रिय भोजन भी है। उसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और मछलियों को खाने के लिए हम लोग पहुँचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोई अनिवार्यता नहीं है परंतु हर जगह संभावनाएं ही संभावनाएं विद्यमान हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा था यह बहुत ही अच्छा कथन है। यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो संभववादी भी रहा है, एल फेब्रे ने कहा था कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सभी जगह संभावनाएं ही संभावनाएं विद्यमान है, और मानव इस संभावनाओं के स्वामी के रूप में जो है कि एक निर्णायक है ना। तो इसका राइट आंसर एल फेब्रे हो जाएगा। और फेब्रे ने ही सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग भी किया था, लेकिन संभववाद के जनक के रूप में विडाल डी ला ब्लास को जाना जाता है, और विडाल डी ला ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। विकसित देशों में विकासशील देशों से जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जी हाँ, ये बिल्कुल कथन सही है। आर्थिक विकास कुल प्रजनन दर को घटा देता है, कारण भी सही है। तो ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर ले जाएगा। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विकसित देशों में विकासशील देशों से जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है और आर्थिक विकास कुल प्रजनन दर को घटाता है। तो विकसित देशों में क्या होता है कि सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जो देश जितना अधिक धनी होगा उसकी जनसंख्या वृद्धि उतनी ही धीमी हो जाती है ना। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 पर चलते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन स्रोत है? काष्ठ है, सौर विकिरण है, ज्वारीय तरंगे है, पेट्रोलियम है। तो जो पेट्रोलियम है यह एक जीवाश्मी ईंधन है, बाकी ये तीनों जीवाश्मी ईंधन नहीं है। उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित है। कोशिका, जीव संख्या, जीन या ऊतक। तो उच्च श्रेणी के जैव स्तर में जो है कि जीव समाहित है। तो उच्च श्रेणी के जो जैव स्तर होते हैं ये सदाबहार वर्षावन बायोम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें पादपों की सर्वाधिक जातियां भी पाई जाती है। तो इन्हीं को जीव संख्या में, ये उच्च श्रेणी के जैव स्तर में जीव संख्या को शामिल करेंगे। सुनहले बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं अल्पाइन प्रजाति के, मंगोलियन प्रजाति के, नार्डिक प्रजाति के, भूमध्य सागरीय प्रजाति के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नार्डिक प्रजाति के सुनहले बाल होते हैं और इनकी आंखें कैसी होती हैं? नीली होती हैं। मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था एजे हर्बर्टसन ने, सीबी फासेट ने, एचजे फ्लेवर ने या पीएम राक्सबी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एचजे फ्लेवर ने मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, और हर्बर्टसन जो थे ये प्रादेशिक भूगोल के
जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब आइए 34 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही तैथिक क्रम है? हमबोल्ट है, रैडजेल है, कांट है, रिटर है। तो देखिए इन चारों में सबसे पहले कांट का कंट्रीब्यूट रहा है, फिर उस कांट के बाद आपका हमबोल्ट आ जाएंगे। तो पहले कांट, फिर इसके बाद हमबोल्ट, फिर रिटर। रिटर कहाँ है? यहाँ पे रिटर है, और ये रैडजेल हो गए। तो आपका कांट, पहले कांट फिर हमबोल्ट, तो यानी कि 2, 1, 4, 3, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रहती है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है। तो इनमें देखिए जो ए और आर है ये दोनों तो सही हो जाएंगे, ए और आर, ए भी सही है, आर भी सही है ना। लेकिन इसकी यह व्याख्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रहती है, ये बात तो सही है। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या जनसंख्या के अधिक घनत्व होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है। और दूसरी बात तो ये भी समझिए कि जनसंख्या घनत्व तो क्या है कि उस एक इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जनसंख्या को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं, निम्न में से कौन स्थानांतरशील कृषि के उदाहरण नहीं है? लादांग, पोंडू, हैसियेंडा, फेजेंडा। तो देखिए जो लादांग है और जो पोंडू है ये दोनों क्या स्थानांतरशील कृषि है ना। लादांग कहाँ की कृषि है और पोंडू कहाँ की स्थानांतरशील कृषि है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थानांतरशील कृषि को पोंडू कहते हैं, है ना। और इंडोनेशिया में इसे लादांग कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं। जबकि फेजेंडा क्या है? तो ये जो फेजेंडा है ये ब्राज़ील में कहवा का बागान है। जबकि हेसियेंडा क्या है? तो ये भी ब्राज़ील में ही रबर का बागान है। काहे का बागान है? रबर का बागान है। आइए प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं, निम्नलिखित कार्टोग्राम में कौन सी देश के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आयताकार कार्टोग्राम, सेंटोग्राम, प्रवाह कार्टोग्राम, त्रिभुजाकार समवर्ग ग्राफ। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार समवर्ग ग्राफ। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। तो चंबल घाटी परियोजना से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद सागर, है ना। तो ये जो गोविंद सागर ये किससे संबंधित है? यह भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। भारत के निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। तो यानी कि कब बना होगा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में देखिए भिलाई बना, राउरकेला बना, दुर्गापुर बना। कब बना? ये 1956 में बना, है ना, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जैसे ही शुरुआत हुई थी। तो 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, है ना। अब उसके बाद जो आपका यह बोकारो है, यह बोकारो की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुआ था। तो उस समय 1964 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना नहीं थी बल्कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो औद्योगिक विकास को लेकर के था, जबकि प्राथमिक जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य ध्येय कृषि के विकास से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और यह जो बोकारो था रूस के सहयोग से बनाया गया था। कहाँ पे बोकारो? ये छत्तीसगढ़ में।
आइए, गिर सिंह परियोजना का संबंध है असम से, कर्नाटक से, गुजरात से, उड़ीसा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह गिर कहाँ है, यह गुजरात से संबंधित है। विश्व में तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, आ गया चिली। चिली में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध खान है तांबे की, उसका नाम जानते हैं आप लोग? मैं लिख दे रहा हूँ, चिक्विकमाता। यह चिली में बहुत ही सुप्रसिद्ध तांबे की खान है, चिक्विकमाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कासमास, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये सुमेलित है ना। द साइंस ऑफ जियोग्राफी, ई एकरमैन। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल की है। द साइंस ऑफ जियोग्राफी एकरमैन की है। जियोग्राफिया जेनेरलिस, तो जियोग्राफिया जेनेरलिस ये इमैनुअल कांट की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह वारेनियस की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में ही इन्होंने जो है कि भूगोल का अलगौजी किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कयाल का अर्थ है तराई मैदान, केरल के लैगून, गंगा डेल्टा या दक्कन पठार की रेगड़। तो कयाल किसे कहते हैं? केरल में लैगून झीलों को ही स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और बताइएगा आप लोग कमेंट में, कयाक क्या होता है? एक ये भी बता दीजिएगा कमेंट में, कवाल क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। माउंट ब्लांक, एकांकागुआ, माउंट मैकिनले, एल्बुर्ज। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आपको इसमें सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित करना है आपको? तो माउंट ब्लांक है ना, माउंट ब्लांक कहाँ है? आल्प्स पर्वत की श्रेणी की है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की श्रेणी है। मैकिनले, माउंट मैकिनले रॉकीज, और एल्बुर्ज किसका है? काकेशस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। C.W. थानथ्वेट ने दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु निम्न में से किस एक जलवायु प्रतीक का प्रयोग किया है? देखिए, C.W. थानथ्वेट ने दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु हेतु, CAW यानी कि AAR, BAW, CAW, CBW। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? CAW हो जाएगा। अब देखिए, जो AAR है इसका प्रयोग मालाबार तट के लिए किया गया था। BAW का प्रयोग पश्चिमी घाट के लिए किया गया। उसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल के लिए किया गया। और CAW का प्रयोग गंगा के तराई क्षेत्रों के लिए। अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन अभी इसके पहले रिपीट हुआ है ना। दक्षिण अफ्रीका संग जाम्बिया, तंजानिया, केन्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? जाम्बिया हो जाएगा। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है, ये सही है। भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग असमर्थता द्वारा पृथक किया जाता है। भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग असमर्थता द्वारा, तो नहीं जी, ये गलत हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। आवार कोट यानी कि मैंटिल कोर सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि होती है, ये सही है। पृथ्वी का आंतरिक रोड गलित अवस्था में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जहाँ है वो सही हो जाएगा। तो भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग यानी कि कह रहा है क्रस्ट से मेंटल किसके द्वारा अलग होता है? तो मोहो असभ्यता के द्वारा क्रस्ट से मेंटल अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? ये गुटेनबर्ग दिया है। तो गुटेनबर्ग किससे संबंधित है? ये कोर और मेंटल से संबंधित है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अम्लीय लावा, पैठिक लावा, पाहोहो लावा, आ लावा, है ना।
तो कौन सा सुमेलित है? अम्लीय लावा मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत होगा? नहीं। तो जिसमें अम्लीय लावा होगा उसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। पैठिक लावा, इसमें सिलिका की निम्न प्रतिशत होगी, यही सही है। पैठिक लावा को हम क्षारीय लावा या बेसिक लावा भी कहते हैं, और पैठिक लावा के द्वारा ही जो है कि पठारों का विकास हुआ है। और हमारे यहाँ सबसे उच्चतम उदाहरण है दक्कन का पठार, है ना, जो क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप यह बना हुआ था। और साथ ही साथ जो ये बेसिक लावा होते हैं या जो पैठिक लावा होते हैं, ये हमेशा धरातल के ऊपर ही होते हैं, और जो सिलिका युक्त होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो ये धरातल के नीचे होते हैं। और जब कभी मैग्मा धरातल के नीचे ही जम करके ठोस हो जाती है, ठंडा होकर के ठोस हो जाती है, तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और ख़ासकर उसमें जो है कि ग्रेनाइट बनते हैं। और जो ऊपर लावा के बिछ जाता है तो वो बेसाल्टिक चट्टान कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट। तो जो ये ग्रेनाइट है ये क्या है? आग्नेय चट्टान। धरातल के नीचे जब कभी मैग्मा जम जाती है तो उसमें जो है कि जो लावा होते हैं, अरे जो उसके रवे होते हैं, दाना होते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसी को हम ग्रेनाइट चट्टान के नाम से भी जानते हैं। चलिए, निम्न में से किस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप, सिनुसॉइडल प्रक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मालवीय प्रक्षेप पर जो है कि विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। 51 नंबर चलते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, सुमात्रा। तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? यह मेडागास्कर है। 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल कितना होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल 111 किलोमीटर होता है, जबकि 1 डिग्री देशांतर का अंतराल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर होता है। 53 नंबर पर चलते हैं। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी है? भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत या जीवाश्म ईंधन। तो जब जीवाश्म ईंधनों का हम प्रयोग अविवेक तरीके से करेंगे तो ये हमारे पर्यावरण के प्रदूषण के लिए ज़्यादातर ये हानिकारक होता है। 54 नंबर चलते हैं। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर जे फारमैन ने सर्वप्रथम ओजोन क्षरण का पता लगाया था अंटार्कटिका में, तो डॉक्टर जे फारमैन हो जाएगा। भारत का प्रथम विस्तृत मानचित्र की रचना किसने की थी? D.N. विले ने, इरेटा स्थनीज ने, टॉलमी ने या जेम्स रेनले ने। तो इनमें देखिए ये दोनों तो गलत हो गया। अब D.N. विले ने किया था या टॉलमी ने किया था? तो इन दोनों में जो प्रथम विस्तृत मानचित्र की रचना की थी यह टॉलमी ने किया था। 56 नंबर देखते हैं। मानचित्र में समोच्च रेखाएं प्रदर्शित करती हैं अपतल ढाल को, समान ढाल को, उत्तर ढाल को, असमान ढाल को। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे यह दूरी बढ़ रही है इनके बीच, मतलब जैसे जैसे यह बढ़ता जा रहा है तो इनके बीच जो समोच्च रेखाएं हैं इनकी दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो दूरियां बढ़ती जा रही है इस प्रकार का जो समोच्च रेखाएं प्रदर्शित होती हैं वो सदैव जो है कि उत्तल ढाल में प्रदर्शित की जाती है। तो इसका राइट आंसर उत्तल ढाल हो जाएगा। आइए 57 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ज्यावक्री प्रक्षेप हेतु सत्य नहीं है? यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है, सभी देशांतरों पर मापक सही होता है, केंद्रीय देशांतर से दूर वाले क्षेत्रों की आकृति विकृत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी वाला हो जाएगा। केंद्रीय देशांतर से दूर वाले क्षेत्रों की आकृति विकृत हो जाती है, यही प्रक्षेप हेतु सत्य नहीं है। रेणुकूट में हिंडाल्को के स्थानीयकरण में निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? सस्ता श्रम है, कच्चे माल की सहज उपलब्धि है, दक्ष परिवहन है, सस्ती ऊर्जा है। तो देखिए किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए ये चारों ही एक महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन ये रेणुकूट हिंडाल्को की बात कर रहा है। तो जो रेणुकूट हिंडाल्को में है ये यहाँ पर बहुत ही सस्ती ऊर्जा या शक्ति का साधन जो है कि यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह रेणुकूट में हिंडाल्को के स्थानीयकरण का जो है कि कारक है। इसके अलावा यहाँ पर कच्चे माल भी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सस्ती ऊर्जा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में नहरों का सिंचाई से संबंधित एक मुख्य समस्या नहीं है? जलाक्रांति, यह मुख्य समस्या है। तिलहन और दालों के उत्पादन क्षेत्रों में कमी, ये भी समस्या है। क्षारीय और लवण भूमि के क्षेत्र में वृद्धि, ये भी समस्या है। भूमि जोतों का विखंडन, तो भूमि जोतों का विखंडन जो है कि यह मुख्य समस्या एक मुख्य समस्या नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए हम भी यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिए कि कह रहा मुख्य समस्या नहीं है, है ना। तो यह कोई मुख्य समस्या नहीं है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, भूमि जोतों का विखंडन, यह मुख्य समस्या नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, मुख्य समस्या है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृषि आधारित अधिवासों के वितरण के 3 प्रमुख तथ्य हैं: प्रसार, घनत्व एवं प्रतिरूप। सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख है। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? ए सही है कि आर सही है, या दोनों सही है, या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन इसका व्याख्या यह नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख है, ये सही है। कृषि आधारित अधिवासों के वितरण के 3 प्रमुख तथ्य हैं: प्रसार, घनत्व एवं प्रतिरूप, ये भी सही है। तो देखिए ये जो प्रसार, घनत्व एवं प्रतिरूप है ये अधिवासों की प्रकृति से संबंधित है, ये अधिवासों की प्रकृति से संबंधित है, जबकि जो सघन अधिवास है ये प्रतिरूप से संबंधित है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएगा। 61 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक रेल मार्ग भारत में सबसे लंबा है? दादर, गुवाहाटी, जम्मू तवी गुवाहाटी, हावड़ा श्रीगंगानगर, जम्मू तवी कन्याकुमारी। तो इन चारों में जो जम्मू तवी और कन्याकुमारी यही सबसे बड़ा रेल मार्ग भारत में है। निम्न में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार, शंकुआकार वन, झाड़ियाँ, पतझड़ वन, छोटी घासें। तो जो लद्दाख है यह शीत कटिबंध प्रदेशों में आता है और यहाँ पर प्रायः सदाबहार, शंकुआकार वन पाए जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आखेटक जातियां हैं और आवास का क्षेत्र है। आइए इसका हम लोग मिलान करते हैं। तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? देखिए तो बुशमैन कहाँ पाया जाएगा? ये कालाहारी के मरुस्थल में पाया जाएगा। तो ए का चौथा देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये बार बार बैक हो जा रहा है। आइए देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। तो जो बुशमैन है वो कहाँ है? कालाहारी में है। तो ए का चौथा, तो ए का चौथा कहाँ पे है? बी में है और डी में है। अब उसके बाद पिग्मी कहाँ है? तो पिग्मी कांगो बेसिन में है। तो सी का दूसरा कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बी वाला। अब उसके बाद जो एस्किमो होगा वह ग्रीनलैंड में होगा और जो बोरो होगा वो अमेजन बेसिन में हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। भारत की सीमा पर स्थित निम्न दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम को बताना है। तो पूर्व से पश्चिम कह रहा है, तो देखिए पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ से देखिए ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यह सिक्किम हो गया और यह उत्तराखंड हो गया, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बोमडीला है। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला है। और उत्तराखंड में लिपुलेख। अब इसके आगे चले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा हिमाचल प्रदेश में शिवकिला। तो इस आधार पर पूर्व से पश्चिम पहले क्या आएगा? बोमडीला, फिर यहाँ सिक्किम में नाथुला, फिर उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 65 नंबर पर चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही नहीं? यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जी है, केवल यही महाद्वीप ऐसा है जो राष्ट्र है। इसके उत्तरी, हाँ ये भी है, सत्य बात है। इसके उत्तरी भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसके दक्षिणी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसके उत्तरी भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है ना, क्योंकि जो स्थिति
भारत देश की है, वही स्थिति किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। यदि ऑस्ट्रेलिया बना दिया जाए, मान लेते हैं कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसके ठीक बीचों बीच मकर रेखा गुजरा है, तो इसके उत्तर में उष्णकटिबंधीय प्रकार की, और यहाँ पर जो है कि नीचे ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी वाला, इसके उत्तरी भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। 66 नंबर पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कहलगांव बिहार, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश, रामागुंडम आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में है, न कि मध्य प्रदेश में है, यही सुमेलित नहीं है। भारतीय संस्कृति मंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, है ना। तो भारतीय संस्कृति मंडल का मतलब ये कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप से सटे हुए जितने भी देश थे उसमें भारतीय संस्कृति मंडल के अंतर्गत वे सभी देश आते हैं। लेकिन जो म्यांमार और थाईलैंड है ये दोनों भारतीय उपमहाद्वीप के भाग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही 3 और 4 हो जाएगा। कौन सा, म्यांमार और थाईलैंड। 68 नंबर चलते हैं। मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन निम्न विद्वानों में से किसने किया था, है ना। तो मानवतावादी भूगोल या विचारधारा चीन के भूगोलवेत्ता इफ्यू तुआन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है। तो देखिए कुछ न कुछ आपके प्रयोगात्मक विषय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे वो बिहार का पीजीटी हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो। सब जगह जो है कि भूगोल के पीजीटी में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है कि आपका प्रयोगात्मक विषय से भी पूछे जाते हैं। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों प्रमाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटान होता है, यही जो है कि सत्य है। उलझे बाल विशिष्ट लक्षण किसके हैं। निग्रोइड प्रजाति के, मंगोलाइड प्रजाति के, काकेसाइड प्रजाति के या एनु प्रजाति के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निग्रोइड प्रजाति के जो बाल होते हैं वे उलझे हुए होते हैं, जबकि मंगोलाइड के सीधे बाल होते हैं, काकेसाइड के लहरदार होते हैं और एनु के भी लहरदार होते हैं। और ये जो एनु प्रजाति है यह जापान में पाई जाती है। निम्न में से कहाँ निर्यात प्रसंस्करण पेटी नहीं है। कोलकाता में, कांडला में, नोएडा में, कोच्चि में। तो ये जो नोएडा है यहाँ पे निर्यात प्रसंस्करण पेटी नहीं है, बाकी कोलकाता में, कांडला में, कोच्चि है। यानी कि निर्यात प्रसंस्करण पेटी का मतलब यहाँ पर जो है कि बंदरगाह से है। आइए 72 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकार श्रेणी में नहीं है। नर्मदा में, नर्मदा का, तापी का, सोन का, महानदी का। तो देखिए नर्मदा, तापी, सोन और महानदी, इन चारों में नर्मदा का मैकार श्रेणी से है, सोन का भी मैकार श्रेणी से है और महानदी का भी जो है कि मैकार श्रेणी से है। लेकिन इनमें जो तापी है इसका जो उद्गम होता है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के निकट सतपुड़ा पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर यही तापी हो जाएगा। और जो ये आपका मैकार श्रेणी है, तो ये मैकार श्रेणी यदि अपवाह की बात करेंगे तो यह एक अरी अपवाह प्रतिरूप का एक सर्वोत्तम उदाहरण भी है। आइए 73 नंबर पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुषंगी पत्तन है, चेन्नई का, कोलकाता का, मुंबई का या मंगलौर का। तो जो जवाहरलाल नेहरू है यह मुंबई का एक अनुषंगी पत्तन है, यानी कि अनुषंगी का मतलब कि एक सहायक के रूप में है, यानी कि मुंबई के बोझ को, वहाँ के दबाव को कम करने के लिए मुंबई से कुछ दूरी पर नावा सेवा में जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है कि एक पत्तन का विकास किया गया है। और यह पत्तन पूर्णतया जो है कि मशीनीकृत और यंत्रीकृत है। आइए अब प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। तो ये बात तो सत्य है। गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। जी नहीं, बहती है ना। यहाँ पर ये बहती, तो यही कारण ही गलत हो गया।
ए सही हो जाएगा, कथन इसका सही है। तो 74 नंबर का यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो गया है ना, ये भी गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यही सही है। आइए चलते हैं, जैविक राज्य की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? कार्ल रिटर ने, जीन ब्रूंस ने, एच बैरोज ने या फ्रेडरिक रेडजेल ने? तो जैविक राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था और इन्हें मानव भूगोल का जनक के रूप में भी जाना जाता है और ये निश्चयवाद के भी जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने जैविक राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया और इन्होंने जो है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक भी लिखा, जिसे राजनीतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और राजनीतिक भूगोल में ही इन्होंने जैविक राज्य की संकल्पना को दिया था और जैविक राज्य की संकल्पना को देते समय इन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से एक जीव का विकास होता है उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पर। आर्गोग्राफ की रचना की थी गेडिज ने, केलाबे ने, मर्केटर ने, रेज ने। तो इन चारों में जो आर्गोग्राफ की रचना की थी वह जो कि पैट्रिक गेडिज ने किया था। अब 77 तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में घटबढ़। तो तापमान विलोमता का मतलब ही होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होना। 78 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? लहर है, लैपली है, टालस है, टेफरा है ना। तो इनमें चारों में कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका जो टालस है इसी का संबंध नहीं है, बल्कि टालस का संबंध किससे है? यह टालस का जो है कि संबंध कह सकते हैं अपक्षय नामक क्रिया से है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों के तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इनमें दोनों सही होगा, व्याख्या भी कर ले जाएगा। अब थोड़ा तेज़ी में चलता हूँ चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं। चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व तो कम है। चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर पाएगा। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व तो कम है। चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है, दोनों सही है लेकिन यह व्याख्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनसंख्या के घनत्व का संबंध ही प्रति व्यक्ति जो है कि किसी वर्ग किलोमीटर इकाई में रहने से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रेयरी है, सेल्वा है, सुंदरबन है, पंपास है। तो प्रेयरी, सेल्वा और पंपास ये तीनों क्या है? घास के मैदान है, जबकि सुंदरबन क्या है? यह एक जो है कि कह सकते हैं मैंग्रोव वन का स्थान है। चलिए 82 नंबर पर चलते हैं। आवर्ती विपणन पाए जाते हैं। तो ये आवर्ती विपणन का संबंध क्या होता है कि आवर्ती विपणन जो होते हैं जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन्हीं को हम आवर्ती विपणन के नाम से भी जानते हैं। तो साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं वह कहाँ पे लगते हैं? यह प्रायः जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगते हैं, है ना। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि आवर्ती विपणन पाए जाते हैं। आइए अब 83 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 से। निम्न में से किसने भारत को तापमान और परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? कोपेन ने, स्टाम्प तथा केंड्रू ने, त्रिवार्था ने या थानथवेट ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर, है ना। तापमान, परिसर और वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत की जलवायु को कह रहा है, तो ये स्टाम्प एवं केंड्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पार रेल मार्ग जोड़ता है। रियो डी जेनेरो को लीमा से, रियो डी जेनेरो को लापास से, ब्यूनस आयर्स को वालपरेजो से या ब्यूनस आयर्स को सेंटियागो से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्यूनस आयर्स को वालपरेजो से जो है कि यह जोड़ता है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तमिलनाडु में, पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो इन चारों में जो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ है? पंजाब में है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आइए आगे चलते हैं। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए।
कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है। विश्व में 80% कहवा यहीं से उत्पन्न होता है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। कहवा का अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है और यहाँ पर कहवा के बागान को फेजेंटा के नाम से जानते हैं, ये सही है। विश्व में 80% कहवा यहीं से उत्पन्न होता है, जी नहीं, ये गलत है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, ये सही है। कहवा का अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है। तो 1 और 3 जहाँ होगा वहीं सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब आइए 86 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 87 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजातियाँ हैं तो जो एनू है ये जापान में पाई जाती है। जो लैप्स है वो कहाँ पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। तो लैप्स को स्कैंडिनेविया से मिला दीजिए और एनू को जो जापान से मिला दीजिए। तो बी का पहला यहाँ पर दिया है, बी का पहला और सी का जो है कि दूसरा, बी का पहला है ना। तो एनू जो है जापान में, लैप्स स्कैंडिनेविया में। तो बी का पहला कहाँ दिया है, बी में दिया हुआ है और सी का दूसरा कहाँ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है कि ओसाका को कहा जाता है ना। जापान का ओसाका पूर्व का मैनचेस्टर भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ओसाका हो जाएगा। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिलती हैं। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये एशिया के भूखंड पर मिलती है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो दंडकारण्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन चारों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, ये लेटेराइट मिट्टी। चलिए अब 91 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र उड़ीसा कालाहांडी, भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार। तो ये देखिए, हाँ 2 ठो और देख लेते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय। तो इसका जो ये कर्नाटक का पठार है यह भूकंप प्रवण क्षेत्र नहीं बल्कि कर्नाटक का पठार भी सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यही सुमेलित नहीं है, बी वाला। आइए अब चलते हैं 92 के क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है। तिब्बत को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक से। तो जो 92 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि मध्य हिमालय को लघु हिमालय से। तो ये तो गलत हो गया सीधा, मध्य हिमालय लघु हिमालय दोनों एक होता है। तिब्बत को भी हटा दीजिए। अब बचा बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से। तो कौन अलग करता है, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। और लघु हिमालय को शिवालिक से मेन बाउंड्री फाल्ट अलग करता है। तो यही पूछ रहा है मुख्य सीमांत क्षेत्र। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। आइए 93 पर चलते हैं। मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल निम्न भाषाओं में सर्वप्रथम किस एक भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, बंगाली में। तो ये जो है कि बंगाली में ही लिखा गया था उस समय। 94 देखते हैं। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए, है ना। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं। तो ये गलत है। इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। ये भी सही है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। ये भी सही है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ था, है ना। ये भी सही है। तो इसमें से 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 तो दिया नहीं है। 2 का जो है कि इसमें कूट बनाया हुआ है। तो 1 और 4 ये भी दिया हुआ है और साथ ही साथ 2 और 4 ये भी दिया हुआ है। तो जो गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ था वो विंध्यन चट्टानों के बाद हुआ था। लेकिन इसका ये जो विंध्यन के बाद हुआ था, यहाँ पर इसका सेंस जो है कि युग से लिया जा रहा है। तो युग की बात किया जाएगा। तो जो ये गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ था वो ऊपरी कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरेसिक युग के मध्य हुआ था। तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। पृथ्वी के निम्न में से किस विशेषता की व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। तो चतुष्फलक सिद्धांत को लोथियन ग्रीन ने दिया था और इसने दबाव शक्ति के आधार पर जो कि अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें से इन्होंने
इसकी व्याख्या की, इसका भी किया, इसका भी किया, लेकिन महाद्वीपों का प्रवाह की व्याख्या जो है कि चतुष्फलक सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है, तो यह भारत जो है अयन रेखाओं के मध्य स्थित नहीं, बल्कि भारत से अयन रेखा जो है कि जाती है। तो अयन रेखा का मतलब उष्णकटिबंधीय हो गया। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये वाला बिल्कुल आपका सत्य है। लेकिन भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है, यह गलत है। चूँकि भारत का उत्तरी भाग जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद जो भाग है वे सभी किस में आते हैं, वो शीतोष्ण जलवायु में आते हैं। लेकिन हिमालय की स्थिति के कारण क्या होता है कि तापमान बना रहता है, इसलिए संपूर्ण भारत क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसकी स्थिति प्रायद्वीपीय यानी कि 3 तरफ जल से घिरे होने के कारण क्या होता है, समुद्र से स्थलों की ओर जो है कि हवाएं चलती हैं और मानसूनी रूप में वर्षा करती है। तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 97 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन A.G. टांसरे ने सन 1935 में किया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था, है ना। तो एडवर्ड A.B. अकरमान ने, B.A. अनुचिन ने, जॉन O.M. ब्रोयक ने, नेविन M. फेनमैन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लेविच M. फेनमैन ने 20वीं शताब्दी में जो है कि भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था, है ना। कौन सा? फेनमैन हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। जबकि गणितीय भूगोल के संस्थापक यदि पूछा जाए तो गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सीमेंडर रहे। आइए 99 पर चलते हैं। मिट्टी अपक्षालन एक बड़ी समस्या है। तो मिट्टी अपक्षालन क्या होता है? जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? 12 महीने सर्वाधिक वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। और इन चारों में भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कौन सा देश आ जाएगा? इंडोनेशिया आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये रहा 1.25 नंबर का आज का अंतिम सवाल यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर 100 नंबर का जो है कि एक MCQ हल करा देंगे। आइए 100 नंबर देखते हैं। भारत के निम्न शैल समूहों में कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्यन है, शिवालिक है, गोंडवाना है, कुडप्पा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोंडवाना हो जाएगा। चलिए एक मेरी तरफ से घलुआ के रूप में एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात निम्न में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वताग्र, अपसारी दल, शुष्क पवन या उष्ण पवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ये वताग्रों के जनन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर वताग्र हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों 101 क्वेश्चन को मैंने हल करवाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।